हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, पॉलिटी की क्लासेस हमारी जो चल रही है पीटी 365 की। ठीक है, तो इसमें हमने अब तक 6 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और आपको पता है कि थोड़ा सा ही पोर्शन बचा हुआ है। 1 से 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो उसी क्रम में आज की जो हमारी 7th क्लास है, ठीक है, और जो 7th क्लास है उसमें अब हम क्या करने वाले हैं, इस विषय सूची को समझेंगे। उससे पहले हम एक नज़र ये डाल लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था इसमें, वो संसद, राज्य विधानमंडल एवं स्थानीय सरकार की जो कार्य प्रणाली थी, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा, जिसमें ये सारे टॉपिक हमने देखे थे, जैसे राष्ट्रीय आपात के 50 वर्ष, है ना? और राज्य के जो विधेयकों की स्वीकृति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, है ना? और बदल जो है विरोधी कानून हमने समझा, और जो है संसद या विधायक की अयोग्यता के बारे में हमने देखा, हिरासत में किए जाने वाले मंत्रियों के पद से जो हटाए जाने के बारे में हमने समझा, संसदीय समितियों के बारे में हमने समझा, स्थानीय निकाय, पंचायती उन्नति सूचकांक, आदर्श युवा ग्राम सभा। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में हमने जो देखा वो था राजभाषा, है ना? और अंतर संसदीय जो संघ है उसके बारे में हमने समझा। सुर्खियों में रही मुख्य जो शब्दावलियाँ हैं, जो पहले हैं, उनके बारे में हमने देखा, जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, शून्यकाल, प्रश्नकाल, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा, ठीक है? नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के बारे में हमने समझा, ठीक? और जो संवैधानिक और वैधानिक कार्यकारी जो निकाय हैं, उनके बारे में हमने देखा, जिसमें हमने लोकपाल, अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है? और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है? और सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक के बारे में, सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण निकाय भी हमने देखे थे, जैसे कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात हुई थी, ठीक है? और भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ठीक है? और संविधान से जुड़े मुद्दे भी हमने देखे थे, जो तीसरा टॉपिक था हमारा, जिसमें निवारक निरोध की बात की गई थी, और व्यक्तित्व अधिकार की बात की गई थी, फ़ोन टैपिंग की बात की गई थी, नार्को परीक्षण की संवैधानिक वैधता की बात की गई थी, अनुच्छेद 21 से जुड़े संबंधित जो मुद्दे थे, उनके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है? उसके बाद समावेशी जो डिजिटल पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 का जो हिस्सा है, जो न्यायालय का जो निर्णय है, उसके बारे में हमने बात की थी। अन्य जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थीं, उसके बारे में, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण था, उसके बारे में हमने देखा। शत्रु संपत्ति 1968 ये एक्ट था, ये भी हमने देखा। सुर्खियों में रही मुख्य जो शब्दावलियाँ और पहले हैं, उनके बारे में हमने देखा, ठीक है? फिर उसके बाद हमने न्यायपालिका को समझा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाना, अधिकरण के बारे में हमने देखा। भारत में विधि सहायता के बारे में हमने देखा। वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में हमने देखा। फिर आगे हमने देखा कि कि जो निर्णयों को संशोधित करने के लिए न्यायालयों की शक्तियों के बारे में हमने देखा। लोक अदालत के बारे में हमने देखा। सुर्खियों में रही मुख्य शब्दावलियाँ और पहले इसके बारे में हमने देखा, जिसमें आप देखेंगे कि विलय का सिद्धांत देखा, कि ज़ीरो एफआईआर के बारे में देखा, ठीक है? फिर निर्वाचन से संबंधित मुद्दे देखे, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, दल के बारे में हमने समझा, ठीक है? जो पार्टियाँ हैं उनके बारे में, कि किसको गैर मान्यता और किसको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। विशेष पुनरीक्षण के बारे में हमने देखा, और महत्वपूर्ण जो सुर्खियाँ थी उसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्तियों को पद से हटाने के जो है प्रावधान है, उसके बारे में हमने देखा, और शब्दावलियाँ जो पहले हैं, जो अन्य संबंधित थीं, जैसे कि इंटरनेट जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है उसके बारे में देखा, डाकपत्र के बारे में हमने देखा, केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित कुछ मुद्दे हमने समझे थे, जिसमें राज्यों द्वारा स्वायत्तता की जो माँग थी, ठीक है? राज्य पुनर्गठन की जो बात थी, राजकोषीय संघवाद की बात थी, अंतर्राज्यीय जल विवाद की बात थी, ठीक है? महत्वपूर्ण कानून और विधेयक के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के बारे में हमने समझा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम के बारे में हमने देखा, ठीक है? आपराधिक कानून में जो सुधार से संबंधित अधिनियम के बारे में हमने देखा। भारतीय न्याय संहिता हमने देखा। भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है उसके बारे में हमने देखा, ठीक? उसके आगे हमने देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में समझा, और ऑनलाइन गेमिंग का जो संवर्धन और विनियमन अधिनियम लाया गया है उसके बारे में हमने देखा। राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस अधिनियम 2025 के बारे में हमने देखा। राष्ट्रीय खेल शासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम के बारे में हमने देखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि जो 5 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके बारे में हमने देखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी हमने समझा, ठीक है? घरेलू हिंसा से संबंधित जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, उसके बारे में हमने देखा,
और पीओएसएच यानी कि जो पॉक्स अधिनियम है 2013 इसके बारे में हमने समझा, ये भी इसी से संबंधित था। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 इसके बारे में हमने देखा। वक्फ संशोधन जो विधेयक है उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। शासन व्यवस्था सामाजिक मुद्दे जो 8वां टॉपिक था हमारा उसके बारे में हमने देखा, जिसमें जनगणना 2027 आधार देखे इसके, ठीक है। उसके बाद हमने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसके बारे में देखा। अप्रवास और विदेशी विषय उन्मुक्ति आदेश 2025 इसके बारे में देखा। भारत में भूमि पंजीकरण प्रणाली इसके बारे में देखा। स्वामित्व योजना के 5 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। जनजातीय शासन के बारे में देखा और उसमें आदि कर्मयोगी अभियान को भी समझा। वन अधिकार अधिनियम जो एफआरए है 2006 का, इस एक्ट को भी हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे आगे आज की जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा टॉपिक जो होगा विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट करने के बाद हम तलाश और पहल देखेंगे, भारत में किशोर न्याय प्रणाली देखेंगे, बाल दत्तक ग्रहण के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन कंटेंट का जो विनियमन किया गया है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जो कुछ ऐसे कंटेंट है जिस पर रोक लगाई गई है उसके बारे में जानेंगे। और ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है, ठीक है, जीएचआई के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। वैश्विक भुखमरी के बारे में देखेंगे और यूनिसेफ द्वारा बाल पोषण रिपोर्ट 2025 के बारे में देखेंगे, ठीक है। मातृत्व अवकाश के बारे में समझेंगे। उल्लास न भारत साक्षरता जो कार्यक्रम है उसके बारे में देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2024-25 का जो पुरस्कृत किया गया उसके बारे में देखेंगे। स्वच्छ शहर जोड़ी के बारे में देखेंगे। काशी घोषणा पत्र 2025 उसके बारे में देखेंगे। वैश्विक तम्बाकू महामारी 2025 और अन्य महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं जिसमें ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए नई पहलें हैं। विशाखापत्तनम घोषणा पत्र देखेंगे। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 में जो आई थी उसको देखेंगे, ठीक है। आई 25 में 2024 की रिपोर्ट है ये। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के बारे में देखेंगे। यूडीआईएसई जो कि एक रिपोर्ट है 2024-25 की, इसके बारे में देखेंगे। बहुविषयक शिक्षा एवं तकनीक शिक्षा में अनुसंधान सुधार योजना के बारे में देखेंगे, ठीक है। और अगर टाइम मिलता है तो आगे भी हम बढ़ेंगे जिसमें ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ जो है एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण जो कार्यक्रम है उसके बारे में देखेंगे और आवारा कुत्तों का जो प्रबंधन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है। और अगर समय रहेगा तो इससे आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो चलिए ना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आपसे अनुरोध है कि देखिए आप जो वीडियो देखते हैं ना, सबसे पहली बात तो ये कि पूरा देखा करिए। आधी अधूरी नॉलेज मैंने आपसे कहा है कि खतरनाक साबित होती है ये, आप ही के लिए नुकसान है। अगर आपने कोई सपना देखा है ना तो सपना पूरा करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समय बहुत नहीं है आपके पास, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि एग्जाम देने के बाद कि ये गलती रहेगी, ये गलती रहेगी, फिर साल भर के लिए आप इंतजार करेंगे कि आप सुधार लेंगे, फिर वही कहानी होती है, फिर से वही सारी चीजें होती हैं। तो ये कभी बदलेगा नहीं जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। दूसरी चीज कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको शेयर भी किया करिए। देखिए जिस परिस्थिति से आप आते हैं ना, मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपको तो बेहतर मौका मिल पा रहा है कि कम से कम आप बेहतर कंटेंट को आप पकड़ पा रहे हैं, बेहतर कंटेंट आपको मिल पा रहा है, चीजें बहुत अच्छे से आपकी तैयार हो रही हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो उन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। तो आपका केवल एक क्लिक, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर आपके लिए केवल एक होगा, लेकिन ये हजारों बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन होगा, उन्हें अच्छा कंटेंट मिलने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो आप समाज सेवी हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपका जो है दायित्व बनता है समाज सेवा का। तो आप इस चीज़ से घबराएँ नहीं कि नहीं केवल आप ही को ये मिलना चाहिए, ये सबको मिलना चाहिए, सबका हक है। और उन बच्चों को खास करके जिनको इसकी ज़रूरत है, जिन तक ये चीज़ें पहुँच नहीं पाती, वो भ्रमित हो जाते हैं, चीज़ें अच्छी कंटेंट उनको नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण वो भ्रमित होकर के उनके सपने वहीं के वहीं टूट जाते हैं। ठीक है? कुछ बच्चियाँ हैं घरों में काम करती हैं, उनको समय उतना उचित नहीं मिल पाता, तो कम समय में कितनी चीज़ें, कितना कंटेंट वो उठा पाएँ, कितना सही रिलेवेंट कंटेंट उनको मिले, तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी तो आप ले ही सकते हैं, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए।
तो टॉपिक है विशेष रूप से संबंधित संवेदनशील जनजातीय जो समूह हैं यानी पीवीटीजी, ठीक है? उसके बारे में देखेंगे। क्यों है सुर्खियों में? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में 25 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ठीक है? और ताकि पीवीटीजी जो क्षेत्र है, उसमें संपर्कता में सुधार किया जा सके, ठीक है? इसलिए चर्चा में है। अब आइए समझते हैं पीवीटीजी के बारे में। तो ये जनजातीय समूहों के बीच सबसे अधिक हाशिए पर स्थित और संवेदनशील वर्ग होते हैं ये, ठीक है? गृह मंत्रालय ने ढेबर आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ये ढेबर आयोग का यहाँ समय दिया है 1960 से 61, इनकी सिफारिश के आधार पर 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है, ठीक? अब पीवीटीजी अनुसूचित जनजाति के भीतर से केंद्रीय रूप से मान्यता प्राप्त विशेष श्रेणी होती है ये, ठीक है? इनको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। तो पीवीटीजी 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। ओडिशा में पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है? हाल ही में किए गए केंद्र के आवास स्तरीय सर्वेक्षण के अनुसार पीवीटीजी की अनुमानित जनसंख्या 45.56 लाख है, ठीक है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य देखें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है? महाराष्ट्र में उसके बाद, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर यहाँ पे जो कंटेंट आप देख रहे थे, जो डेटा है, वो ओडिशा में है। पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देखें, ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, कौन सी जनसंख्या? जो जनजातियों वाली, तो सबसे ज्यादा कौन से? मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है? ये डेटा था आपके लिए, महत्वपूर्ण हो सकता है ये। अब पीवीटीजी की पहचान करने के लिए कुछ विशेषताएं दी गई हैं। क्या क्या विशेषताएं? तो कृषि पूर्व तकनीक या प्रथाओं का संरक्षण हो, ठीक है? आखेट यानी कि शिकार और खाद्य संस्करण जो प्रथाएं हैं, और घटती हुई या स्थिर जनसंख्या वृद्धि, यानी कि संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही हो, स्थिर बनी हुई है, ठीक है? या देखें तो अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में साक्षरता का अपेक्षाकृत निम्न स्तर होना, तो उसको पीवीटीजी की श्रेणी में डाल दिया जाता है, ठीक है? याद रखेंगे कि जो हर जनजाति पीवीटीजी नहीं है, क्योंकि ये विशेष ग्रुप बनाया गया है। तो इसमें वही है जो कि कृषि पूर्व तकनीकी प्रथाओं का संरक्षण कर रहे हों, आखेटक यानी जो खाद्य संग्रहण जो प्रथाएं वो चल रही हो उनकी, घटती हुई जो जनसंख्या यानी कि उनकी जनसंख्या घट रही हो या स्थिर हो गई हो, ठीक है? और एजुकेशन के मामले में वो अपेक्षाकृत निम्न स्तर पे हों, ठीक है? तो उनको पीवीटीजी के उसमें दर्जे में रखा जाएगा। अब देखें अगला टॉपिक है हमारा तलाश पहल। आइए समझते हैं क्या है। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर तलाश पहल शुरू की है, ठीक है? याद रखेंगे इस चीज को। और नेट्स केंद्रीय यानी कि एनईएसटीएस केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तलाश से आशय है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है? अब तलाश पहल के बारे में देखें तो यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास यानी कि शैक्षिक एवं व्यक्तित्व विकास दोनों को समर्थन देना है, ठीक है? अब ईएमआरएस केंद्रीय जो क्षेत्रक योजना है, इसके तहत, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो जो ईएमआरएस केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की जो योजना है, इसके तहत उन इलाकों में जनजातीय विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो, ठीक है? अब 2018-19 में शुरू की गई ये पहल आदिवासी बच्चों को उनके अपने परिवेशों में नवोदय विद्यालयों के समकक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ठीक है? अब यह एक इनोवेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक जो साइकोमेट्रिक मूल्यांकन देखें तो यह एनसीईआरटी की तमन्ना पहल से प्रेरित है ये। तो याद रखेंगे एनसीईआरटी की पहल है तमन्ना। करियर परामर्श, जीवन कौशल और आत्मसम्मान मॉड्यूल, और शिक्षकों के लिए ई लर्निंग जैसी जो है पहलें इसमें देखी जा सकती हैं, ठीक है? आदिवासियों के लिए अन्य शिक्षा पहल देखें तो अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा जो है
9 से 10 में अध्ययनरत जो छात्र होते हैं, यानी कि जो अध्ययन कर रहे हैं छात्र, उनके लिए लागू है ये। और पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है, वो मैट्रिक के बाद या उच्चतर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है, ठीक है? और दोनों छात्रवृत्तियाँ के लिए जो शर्तें हैं कुछ, क्या-क्या शर्तें हैं? तो सभी स्रोतों से माता-पिता की वार्षिक आय 2 ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी भी सोर्स से माता-पिता दोनों की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्त पोषण अनुपात देखें तो सामान्यतः जो राज्यों के लिए केंद्र और राज्य में जो अनुपात है वो जो योजना का वो 75:25 है, ठीक है? यानी कि 75:25 यानी 75:25 पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए जो अनुपात है वित्त पोषण का वो है केंद्र का 90% और राज्य का 10%। और जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल नहीं है उनके लिए 100% केंद्रीय सहायता यहाँ से मिलती है, ठीक है? तो जो सामान्य राज्य हैं उसमें 75:25 और जो पूर्ववर्ती और जो पहाड़ी राज्य होते हैं, ठीक है? जो पर्वतीय राज्य होते हैं, वहाँ जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे जो अनुपात है वित्त पोषण का, वो केंद्र का जो अनुपात है वो 90 और राज्यों का जो रहेगा वो 10% का, ठीक है? और वहीं जिन संघ राज्य क्षेत्रों में जो विधानमंडल नहीं है, वहाँ पे 100% केंद्र जो है केंद्रीय सहायता मिलेगी, ठीक है? अब अगला टॉपिक है हमारा भारत में किशोर न्याय प्रणाली। आइए इसको भी समझते हैं। तो सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले इसको देखें तो हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा किशोर न्याय और कानून के उल्लंघन के आरोपित बालक अग्रिम स्तर पर क्षमता का अध्ययन नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ठीक है? अब इससे संबंधित कुछ जो तथ्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह जो रिपोर्ट है वो किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के लागू होने के 10 वर्ष बाद भारत की किशोर न्याय प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन करती है ये, ठीक है? इस रिपोर्ट का नेतृत्व टाटा ट्रस्ट ने किया है, जिसमें सिविल सोसाइटी संगठनों का सहयोग रहा है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट औपचारिक न्याय प्रणाली में सुधारों और कर्मियों को समझने के लिए आंकड़ों पर आधारित जानकारी प्रदान करती है। अब भारत में किशोर न्याय प्रणाली के बारे में देखें तो कानूनी आधार है इसका, या किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत संचालित है ये, ठीक है? कानूनी आधार है ये और इसे जेजे एक्ट का स्थान लिया है इसने, ठीक है? इसमें 2021 का संशोधन अधिनियम भी लागू है। उद्देश्य समझें तो कानून से संघर्ष में आए बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित कानूनों को एकीकृत करना है, ठीक है? मुख्य फोकस देखें तो देखभाल करना, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण करना, ठीक? अब परिभाषाओं के बारे में देखें तो जैसे चाइल्ड के बारे में बात है तो वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष आयु पूरी नहीं की हो उसे चाइल्ड के रूप में देखा जाएगा। किशोर का मतलब होता है जो 18 वर्ष से कम आयु का बालक हो, ठीक है? और कानून से संघर्षरत बालक यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का वह बालक जिस पर अपराध करने का आरोप हो या जिसने अपराध किया हो, ठीक है? अब किशोर न्याय देखें तो अधिनियम 2015 के कुछ प्रावधान हैं। तो उन प्रमुख प्रावधानों के बारे में देखें तो किशोर न्याय बोर्ड यह कानून के उल्लंघन के आरोपित बालकों के मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में जेजेबी स्थापित करना अनिवार्य करता है, ठीक है? यानी कि किशोर न्याय अधिनियम स्थापित करने के लिए जो बोर्ड है आपका यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड स्थापित करना अनिवार्य करेगा ये, ठीक है? आगे देखें तो अधिनियम के कार्यान्वयन की जो निगरानी है उस निगरानी को समझें तो इसकी निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर ये राष्ट्रीय स्तर पर है। कौन सा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है? और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है? द्वारा की जाती है निगरानी, ठीक है? आगे देखें तो सॉरी जघन्य अपराधों में प्रारंभिक मूल्यांकन देखें तो 16 वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा किए गए कथित जघन्य अपराधों के मामले में और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है तो जेजेबी बालक की मानसिक और शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा ये, ठीक? अब उसके बाद देखें तो प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद
बाल न्यायालय यह तय कर सकता है कि बालक पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। ठीक है? अब इसके बाद देखें बाल कल्याण समिति के बारे में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में। तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के एक गठित जो है प्रत्येक जिले में एक गठित की जाएगी, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। इसका कार्य संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की घोषणा हेतु जांच करना और बालक को पालक या देखभाल में रखने का निर्देश देना तथा अन्य संबंधित कार्यों का निष्पादन करना हो सकता है। ठीक है? अब आगे देखें तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 बनाम किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो विवरण देखें तो विवरण में दिया है किशोर न्याय अधिनियम 2015 और किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021। ठीक है? दत्तक ग्रहण के रूप में देखें तो दीवानी यानी सिविल न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने के बाद ही बच्चे का दत्तक ग्रहण अंतिम माना जाता था। ठीक है? किशोर न्याय संशोधन अधिनियम के बारे में देखें तो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, जिसमें अपर जिला एडीएम भी शामिल हैं, दत्तक ग्रहण आदेश जारी कर सकते हैं। वहां कौन था? न्यायालय द्वारा। ठीक है? अपील देखें तो बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के लिए अपील का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर किशोर न्याय संशोधन अधिनियम में देखें तो डीएम द्वारा पारित दत्तक ग्रहण आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस आदेश के 30 दिनों के भीतर मंडलायुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। ठीक है? अपराधों की श्रेणियां देखें तो जो आपका किशोर न्याय अधिनियम है तो किशोरों द्वारा दिए गए अपराधों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जघन्य अपराध यानी न्यूनतम सजा 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और गंभीर अपराध में देखें तो 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का कारावास और लघु अपराध यानी कि अधिकतम सजा 3 वर्ष तक का कारावास। ठीक है? वहीं अगर किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में देखें तो शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश को प्रभावी बनाते हुए गंभीर अपराधों को पुनः परिभाषित किया गया है। इसमें वे अपराध शामिल हैं जिसमें अधिकतम कारावास 7 वर्ष से अधिक है लेकिन कोई न्यूनतम कारावास निर्धारित नहीं है या न्यूनतम कारावास 7 वर्ष से कम है। ठीक है? आगे देखें नामित न्यायालय तो 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय या गैर जमानती होंगे और बाल न्यायालय में विचारणीय होंगे ये। ठीक है? अन्य अपराध देखें तो 7 वर्ष से कम कारावास वाले जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे। ठीक? और 2021 वाले में देखें तो सभी अपराधों की सुनवाई यानी विचारण बाल न्यायालय में ही होगी। ठीक है? अब बाल दत्तक ग्रहण के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने बाल दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में परामर्श सहायता को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश किशोर न्यायालय यानी बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों के लिए जारी किए गए हैं ये। ठीक है? भारत में बाल दत्तक ग्रहण के बारे में देखें तो नोडल मंत्रालय इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है? और प्राथमिक कानून देखें तो भारत में दत्तक ग्रहण मुख्य रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 द्वारा तथा किशोर न्याय यानी बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 द्वारा नियंत्रित होता है। आगे देखें तो नोडल केंद्रीय एजेंसी यानी कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण घरेलू और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करता है। ठीक है? और जो आपका जो दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 है तो इसके बारे में देखें तो ये किशोर को न्याय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है इसमें। ठीक है? 2022 के तहत अब बालकों के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में सहयोग पर हेग कन्वेंशन जो कि 1993 में देखा जा सकता है, यह अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नैतिक, कानूनी और पारदर्शी बनाता है। साथ ही बाल तस्करी को रोकने में भी ये मदद करता है। ठीक है? हेग कन्वेंशन। अब आपका काम ये है कि हेग कन्वेंशन के बारे में अच्छे से जानकारी ग्रहण कर लीजिए। ठीक है? यही होता है एक स्मार्ट स्टडी का तरीका। ठीक है? कि जो टॉपर होते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है वो इसी तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं
कि जो-जो चीज़ें अगर चर्चे में हैं, उसके थोड़े-से डीप एनालिसिस कर लिया जाता है उनका, ठीक? चलिए, आगे देखें तो राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी के बारे में दिया गया है। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र किशोर न्याय अधिनियम को निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से लागू करते हैं। कौन-कौन से हैं? तो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन जो एजेंसियाँ यानी कि सारा, स्थानीय बाल कल्याण समितियाँ तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ, ये जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारियों के रूप में कार्यरत हैं ये, ठीक है? अब केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के बारे में देखें तो कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, ठीक है? और निगरानी के बारे में देखें तो यह देश में दत्तक ग्रहण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों की निगरानी करता है ये। साथ ही देखें तो केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित जो कारा को हेग कन्वेंशन 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया। ठीक है, भारत ने हेग कन्वेंशन की 2003 में अभिपुष्टि की थी भारत के द्वारा, ठीक। आगे टॉपिक है हमारा ऑनलाइन कंटेंट विनियमन। आइए देखते हैं इसको। क्यों है सुर्खियों में? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग के लिए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। ठीक है, अश्लील कंटेंट को रोका जाने के लिए। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में यहाँ दिया है कि मंत्रालय ने निम्नलिखित कानूनों के तहत प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी जो कि मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। ठीक है, अब आगे देखें तो रंजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में जो कि 1965 का केस है, में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अश्लील के मद्देनजर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो कंटेंट के विनियमन के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क के बारे में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में दिया गया है कि धारा 67 एवं धारा 67(1) क्या कहती है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील कंटेंट के प्रकाशन और प्रसारण पर नियंत्रण रखते हैं ये। धारा 69(a) को देखें तो यह केंद्र सरकार को विशिष्ट अपराधों पर सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश देने का अधिकार देती है ये। धारा 79 को देखें तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित मध्यवर्तियों को तृतीय पक्ष कंटेंट के प्रति जिम्मेदारी से सुरक्षा कवच प्रदान करती है ये, ठीक। हालांकि यदि वे सरकार से सूचना मिलने पर अवैध कंटेंट हटाने में विफल रहते हैं तो यह सुरक्षा वापस ली जा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आईटी नियम 2021 कहता है कि ये डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाते हैं, ठीक है। आगे देखें तो भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस 2023 की धारा 294 कहती है कि यह संहिता अश्लील शब्द को परिभाषित करती है और ऐसे कंटेंट के प्रसारण को अपराध घोषित करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित कंटेंट भी शामिल हैं, ठीक है। आगे देखें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसमें है कि यह अधिनियम बाल अश्लील कंटेंट की बिक्री और वितरण को अवैध घोषित करता है ये, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट से बचे रहिए। महिला अशिष्ट रूपण जो कि प्रतिषेध अधिनियम 1986 यह महिलाओं के असली चित्रण वाले कंटेंट के प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है, ठीक है, यानी जीजी यानी ग्लोबल जेंडर गैप। इसके बारे में समझें। क्यों है सुर्खियों में? तो हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत के बारे में देखें तो भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर रहा, जबकि 2024 में इसका स्थान 129 था, ठीक है। हालांकि भारत का स्कोर 0.641 जो 2024 से सुधर करके 0.644 2025 हो गया। यानी स्कोर में क्या हुआ है? सुधार हुआ है,
लेकिन रैंक क्या है, बढ़ गई है। याद रखेंगे? तो ये कुछ स्टेटमेंट ऐसे बना के दे दिया जाएगा कि भारत की जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, इसमें जो क्या बोलते हैं, स्कोर है, इस स्कोर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, ठीक है? लेकिन रैंक में बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब एक जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस यूपीएससी थोड़ा दिमाग से खेलता है इस तरीके से, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन यानी बांग्लादेश ने किया, जो 75 स्थान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 24वें स्थान पर पहुंच गया है। याद रखेंगे बांग्लादेश को, ठीक है? अब नेपाल 125वें, श्रीलंका 130वें और भूटान 119वें स्थान पर है, जो भारत से बेहतर प्रदर्शन है, ठीक है? वैश्विक स्तर पर देखें तो रैंकिंग जो कि आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर है, ठीक है? उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट रैंक में आइसलैंड, ठीक है? उसके बाद सेकंड फिनलैंड, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ यूके और फिफ्थ न्यूजीलैंड, ठीक है? जेंडर गैप के बारे में देखें तो वैश्विक स्तर पर अभी भी औसत 30% से अधिक का संयुक्त जेंडर गैप मौजूद है, ठीक है? वर्तमान प्रगति को देखते हुए पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में लगभग अभी 123 वर्ष लगेंगे, ये रिपोर्ट का मानना है। इस सूचकांक में 1 का स्कोर पूर्ण समानता की स्थिति को दर्शाता है, जबकि 0 स्कोर पूर्ण असमानता यानी इनइक्वालिटी की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है? तो ये 1 से 0 के बीच का डेटा है। अब मुख्य आयाम देखें जो कि भारत का प्रदर्शन 2025 में, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर के बारे में समझें तो भारत की अर्थव्यवस्था समग्र प्रदर्शन में निरपेक्ष रूप से सुधार हुआ है, समग्र की बात हो रही है, और आर्थिक भागीदारी में मामूली सुधार हुआ है। हाँ, तो आर्थिक भागीदारी में मामूली सुधार हुआ है, जो कि मुझे लगता है ये डेटा थोड़ा-सा गलत हो सकता है। ये 40 कुछ करके होगा, तो आप इसको थोड़ा-सा एक बार देख लीजिएगा। अनुमानित अर्जित आय में समानता के साथ वृद्धि हुई है। आगे देखें तो श्रम बल भागीदारी दर वही जो कि 45.9% बनी हुई है, जो भारत में अब तक का उच्चतर स्तर है ये, ठीक है? आगे देखिए शैक्षिक प्राप्ति के बारे में, तो इस आयाम में भारत का स्कोर 97.1% है, जो साक्षरता और उच्चतर शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, ठीक है? स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के बारे में देखें तो भारत में स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में भी उच्च समानता दर्ज की गई है। यह जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण संभव हुआ है, ठीक है? हालांकि पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में समग्र कमी के बावजूद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में समानता प्राप्त की गई है। राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में देखें तो समानता में मामूली गिरावट यानी कि अ, 0.6 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही देखें संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है 14.7% से गिर करके 13.8% हो गया है। महिला मंत्रियों की जो हिस्सेदारी है वो 6.5 से घट करके 5.6 रह गई है, ठीक है? अब अगला है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है? ये यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है? पूछा जाता है, आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। अब वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी जीएचआई 2025 को आयरिश मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्ट हंगर फिल्स वेंट हंगर हिल्स हिल्फ ने जारी किया है इसको, ठीक है? अब जीएचआई स्कोर के घटक और विभिन्न प्रकार की गंभीरता के बारे में देखें तो जैसे 1/3 का जो हिस्सेदारी अल्पपोषण, 1.6 बाल ठिंगनापन, 1.6 का बाल दुगनापन, 1.3 का बाल मृत्यु दर, ठीक है? ऐसे निकलता है जीएचआई स्कोर। अब जीएचआई के जो पैमाने पर भुखमरी का जो गंभीरता है उसके बारे में देखें तो अगर 9.9 से जो है कम है तो ये कम माना जाता है, ठीक है? और 10 से 19.9 के बीच सामान्य माना जाएगा और 20 से 34.9 के बीच जो है गंभीर स्थिति मानी जाएगी। 35 से 49.9 के बीच चिंताजनक स्थिति है और 50 से अगर अधिक है तो अत्यधिक चिंताजनक स्थिति मानी जाती है, ठीक है?
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में देखें तो भारत से संबंधित जो निष्कर्ष हैं, तो भारत की स्थिति जीएचआई स्कोर 25.8 के साथ 123 देशों में भारत को 102वां स्थान मिला है, जिसे गंभीर यानी कि सीरियस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। भारत गंभीर श्रेणी में शामिल है, ठीक है? अब इसमें देखें तो बाल पोषण जो संकट है वो 3 में से 1 भारतीय बच्चा ठिंगनेपन का शिकार है, बाल पोषण में। और 172 मिलियन लोग अल्प पोषण से प्रभावित हैं, जो 2016 की तुलना में 13.5 मिलियन जो है अधिक हैं। ये डेटा कुछ अलग ही कह रहा है, ठीक है? वैश्विक निष्कर्ष के बारे में देखें तो शून्य भुखमरी प्राप्त करना वर्तमान प्रगति के आधार पर एसडीजी 2 यानी कि 2030 तक शून्य भुखमरी प्राप्त करना संभव नहीं लग रहा। लगभग 56 देश 2030 तक कम भुखमरी का स्तर भी प्राप्त करने की राह पर नहीं है ये, ठीक है? अब भारत को ही देख लीजिए। एक तरफ सरकार जो है बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन स्थिति देख लीजिए आप किस तरीके से है। अब ये मैनिपुलेटेड है रिपोर्ट या क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट जो कह रही है वो काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है? बढ़ती भुखमरी के लिए उत्तरदायी कारक देखें तो वैश्विक स्तर पर सशस्त्र संघर्ष, जलवायु संबंधी आघात, आर्थिक भेद्यता और घटती राजनीतिक तथा वित्तीय प्रतिबद्धता। भारत में देखें तो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा भुखमरी का चक्र, खराब मातृ पोषण, बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच, लंबे समय से चली आ रही कुपोषण की स्थिति और गरीबी असमानता, ठीक है? ये परिस्थितियों को आप देख सकते हैं भारत की कंडीशन में। संबंधित तथ्य दिए गए हैं तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और वित्त पोषण की स्थिति यानी कि एसओएफआई की जो रिपोर्ट है 2025 जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट को देखें तो संयुक्त राज्य की सहयोगी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और डब्ल्यूएचओ की एक संयुक्त पहल है ये। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो वैश्विक भुखमरी 2022 के स्तर से घट करके 2024 में अनुमानित 8.2% रह गई है। हालांकि अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश उप क्षेत्रों में भुखमरी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2021 से मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी आई है। 2023 और 2024 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। इससे वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य आहार की औसत लागत बढ़ गई है। महंगाई भी एक बड़ा कारण है, ठीक है? भारत को छोड़कर अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है, भारत को छोड़ करके, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिसेफ द्वारा बाल पोषण रिपोर्ट 2025 जो कि जारी की गई है, ठीक है? हाल ही में यूनिसेफ ने चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 जारी की है। याद रखेंगे किसने जारी की है? यूनिसेफ ने। यह रिपोर्ट का शीर्षक फीडिंग प्रॉफिट हाउ फूड एनवायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन, ठीक है? ये शीर्षक है इसका, थीम इसको कह सकते हैं आप। यूनिसेफ रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो पहली बार 5 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों में मोटापे का अनुपात 9.4%, वास्तव में कम वजन वाले बच्चों के अनुपात 9.2% से अधिक हो गया है, ठीक है? अब इस आयु वर्ग में मोटापा वर्ष 2000 के 3% के अनुमान से 3 गुना बढ़ करके 9.4% हो गया है, जबकि कम वजन वाले बच्चों का अनुपात लगभग 13 दशमलव से घट करके 9.2 हो गया है, ठीक है? अब वैश्विक स्तर पर देखें तो 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 20 में से 1 शिशु यानी कि 5% तथा 5 से 19 वर्ष जो आयु वर्ग के प्रत्येक 5 में से 1 बच्चा और किशोर जो कि 20% अधिक वजन ओवरवेट की श्रेणी में है ये, ठीक है? निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ओवरवेट की समस्या में तीव्रतम वृद्धि दर्ज की जा रही है। उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया को छोड़ करके प्रत्येक क्षेत्र में मोटापे की दर कम वजन की दर से अधिक है ये, ठीक है? पोषण सुधार के लिए सरकारी पहल के बारे में देखें तो पोषण अभियान 2018 जो इसका उद्देश्य है, जो बच्चे हैं यानी कि 0 से 6 वर्ष, किशोर लड़कियों और माताओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। कार्यान्वयन मंत्रालय जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है? इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है। योजना का प्रकार देखें तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य देखें तो किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं
और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। मिशन पोषण जो 2.0 चलाया गया है, इसे 2021 में शुरू किया गया। पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान जैसे सामान्य जो समान उद्देश्यों वाले अन्य कार्यक्रमों को मिशन पोषण 2.0 में शामिल कर लिया गया है। ठीक है? वित्त पोषण जो व्यवस्था है, इसके बारे में देखें तो राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, जैसे कि केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार के बीच जो अनुपात है वो 60.40 के अनुपात में है, ठीक? और पूर्वोत्तर राज्यों यानी हमारे राज्यों के लिए जो केंद्र राज्य सरकार के बीच जो अनुपात है वो वित्त पोषण का वो है 90 अनुपात 10, ठीक है? और सभा वाले जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, बिना विधानसभा वाले जिनमें विधानसभाएँ नहीं है, वहाँ पे 100% वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार करेगी, ठीक है? इस तरीके की ये योजना है उनको केंद्र प्रायोजित योजना कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन-सी केंद्र प्रायोजित है, जो है किस तरीके से योजनाएँ हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है पहले, ठीक है? केंद्रीकृत योजना, केंद्र प्रायोजित योजना, इस तरीके से योजनाओं का जो विभाजन किया जाता है, वो जाकर के आप अगर योजना वाली जो वीडियो है, मैंने इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? योजना के नाम से, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है? अब आगे देखें तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट, देखें इस अभियान को तो यह अभियान उपभोक्ता जागरूकता, आपूर्ति, पक्षीय कार्यक्रमों और विद्यालय स्तरीय उपायों के मध्य से एक सुरक्षित, स्वास्थ्य और सतत खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देता है, ठीक है? आज से थोड़ा कम अभियान, एक राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान है ये, इसका उद्देश्य वसा, शर्करा और नमक के उपभोग में धीरे-धीरे कमी लाना, याद रखेंगे, ठीक है? वसा यानी फैट, शर्करा, शुगर और नमक के उपभोग में धीरे-धीरे क्या करना है, कमी लाना है। रुको यानी कि अ, रिपर रिपर्पज़ यूज्ड कुकिंग ऑयल एक पहल स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत प्रयुक्त खाद्य तेल को एकत्रित कर उसे बायोडीज़ल या साबुन बनाने में पुनः उपयोग किया जाता है ताकि यह तेल भोजन बनाने में दोबारा उपयोग ना हो सके। तो जो रीयूजेबल ऑयल को रोका जा रहा है यानी कि आप देखते होंगे कि जो समोसे वाले हैं, जो फ़ास्ट फूड वाले हैं, उसी तेल को लगातार 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते तक जो है तलते रहते हैं उसी में समोसे, ठीक है? और वो तेल धीरे-धीरे देखा होगा आपने काला पड़ जाता है। तो ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है, ठीक है? तो जैसे आपने फैट पढ़ा होगा, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस फैट जो होता है, तो जो ट्रांस फैट है वो आपके लिए काफ़ी खतरनाक है, ठीक है? आगे देखें, तो अगला टॉपिक है हमारा मातृत्व अवकाश, ठीक है? चलिए, क्यों है सुर्खियों में? तो उच्चतम न्यायालय के उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार बाद में निर्णय दिया है कि मातृत्व अवकाश किसी महिला के प्रजनन अधिकारों का अनिवार्य हिस्सा है ये। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को कामकाजी महिलाओं के संवैधानिक और मानवाधिकारों को बल मिला है इससे, ठीक? उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के मुख्य बिंदु के बारे में देखें तो संवैधानिक सुरक्षा, यानी कि सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले के अनुसार महिला की प्रजनन संबंधी विकल्पों की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत संरक्षित किया गया है। तो याद रखेंगे ये किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आगे देखिए मानवाधिकार, तो प्रजनन अधिकारों को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में मान्यता प्राप्त, साथ ही प्रजनन अधिकारों में स्वास्थ्य और निजता, गरिमा और असमानता सॉरी माफ करिएगा, स्वास्थ्य, निजता, गरिमा और समानता के अधिकार भी शामिल हैं। ठीक है? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में देखें तो यह महिला श्रमिकों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रावधान करता है ये, यानी कि वेतन के साथ अवकाश मिलना, ठीक है? लागू क्षेत्र देखें तो कारखाना, खदान, बागान, सरकारी प्रतिष्ठान, दुकान और वे सभी कार्यस्थल जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ठीक है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाली महिलाएं भी मातृत्व लाभ की पात्र हैं ये, ठीक है? मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। कौन-कौन से परिवर्तन हैं? आइए समझ लेते हैं। 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं, श्रमिकों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक है? इन 26 सप्ताहों में से प्रवेशन की संभावित तिथि से 6 सप्ताह के अधिक का पूर्व का जो अवकाश नहीं होगा। ठीक है? यह अधिनियम कार्य की प्रकृति के आधार पर स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वर्क
फ्रॉम होम यानी घर से कार्य का प्रावधान करता है ये, ठीक। 2 बच्चों के बाद गर्भवती होने वाली महिलाओं, कमिशनरी कमीशनिंग मदर्स यानी कि सरोगेसी के माध्यम से तथा 3 माह से कम आयु के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है, 2 बच्चों के बाद। यह प्रावधान 10 या उससे अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाली सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है। 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच यानी शिशु देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। धारा 11(a) के अनुसार नियोक्ता को महिला कर्मचारी को दिन में 4 बार क्रेच जाने की अनुमति देनी होगी, ठीक है। क्रेच मतलब शिशु देखभाल। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो आइए इसको भी समझते हैं, क्यों है सुर्खियों में। तो हाल ही में त्रिपुरा उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा पूर्ण साक्षरता राज्य बन गया है। त्रिपुरा याद रखेंगे, किसके? मिजोरम और गोवा के बाद, ठीक है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में दिया गया है कि इसके पहले 2024 में लद्दाख उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की घोषणा करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया है। तो सबसे पहले कौन है? लद्दाख है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और राज्यों के बारे में देखें तो मिजोरम और गोवा, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद देखें व्यवहारिक साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने और समझने की ऐसी क्षमता जिससे व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कार्यों को आसानी से पूरा कर सके। ये व्यवहारिक साक्षरता की बात है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 95% से अधिक साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता के बराबर माना जाता है, ठीक है। यानी कि 95% साक्षरता दर है तो ये पूर्ण साक्षरता की कैटेगरी में आ जाएगा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में अगर देखें तो पहलू और विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहलू में अगर देखें तो साक्षरता की परिभाषा दी गई है। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ लिख सकते हैं, बुनियादी गणितीय कौशल से युक्त हैं और डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता रखते हैं, सिर्फ अपने नाम का हस्ताक्षर करना या लिखना नहीं, ठीक है, तो उन्हें साक्षर माना जाएगा। योजना का प्रकार देखें तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ये मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। योजना की अवधि तो वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक ये रहेगी। लक्ष्य समूह देखें तो 15 वर्ष और उससे ऊपर के ऐसे सभी व्यक्ति वयस्क जिन्होंने किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है, ठीक है, उनको लक्षित किया जाएगा। लक्ष्य कवर देखें तो 5 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर बनाना, प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में देखें तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है ये, ठीक। योजना के मुख्य घटक देखें तो इसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, ठीक है, महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे वित्तीय साक्षरता व डिजिटल साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा शामिल हैं इसमें, ठीक है। कार्यान्वयन मॉडल के बारे में देखें तो इसे समाज में कर्तव्य बोध और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से लागू किया जा रहा है, ठीक है। स्थानीय संस्था के बारे में देखें तो स्कूलों, स्थानीय सांस्कृतिक केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में उपलब्ध स्थानों का उपयोग करके सामाजिक चेतना केंद्र स्थापित किए जाते हैं। यहाँ स्कूल कार्यान्वयन की इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग देखें तो दीक्षा पोर्टल, उल्लास मोबाइल ऐप पोर्टल के माध्यम से शिक्षण संबंधी शिक्षण सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय भाषा में सामग्री को उपलब्ध कराया जाएगा। मूल्यांकन और प्रमाणन देखें तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा वर्ष में 2 बार या मांग पर स्थानीय स्कूलों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। अवधि श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में साक्षरता को देखें तो कुल साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो साक्षरता दर है वो 80.9% है। शहरी बनाम ग्रामीण के बारे में देखें तो शहरी भारत की साक्षरता दर 88.9% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 77.5% है, ठीक है। टोटल कितनी है? 80.9% और शहरी कितनी है? तो 88.9% और ग्रामीण कितनी है? तो 77.5%। लैंगिक अंतराल
पुरुष साक्षरता दर 87.2% है, जबकि महिला साक्षरता 74.6% है। ये डेटा आप याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? यहाँ साक्षरता दर के मामले में शीर्ष और निम्न जो है राज्य दिए गए हैं। तो शीर्ष के मामले में देखें, तो जैसे मिज़ोरम है 95%, ठीक है? लक्षद्वीप और नागालैंड, केरल, मेघालय, ठीक है? वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ठीक है? तो ये राज्य भी आपको याद रखने हैं। डिजिटल साक्षरता की बात करें, तो केरल याद रखेंगे इसको, केरल को भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षरता राज्य बन गया है। यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डिजि केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक डिजिटल क्रांति और ई-सेवाएँ पहुँचाना है, ठीक है? यह केरल के अक्षय प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसके माध्यम से मलप्पुरम भारत का पहला ई-साक्षर जिला बन गया, ठीक है? मलप्पुरम। डिजिटल रूप से साक्षर परिवार का अर्थ है कि परिवार का कम से कम एक सदस्य 5 वर्ष या उससे अधिक आयु कंप्यूटर चला सकता है और इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, ठीक है? केरल द्वारा 1991 में पूर्ण साक्षरता की घोषणा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 90% से अधिक साक्षरता पर आधारित थी ये, ठीक है? अगला टॉपिक है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। क्यों है सुर्खियों में? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए हैं, इसलिए चर्चा में है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में अगर देखें, तो इसका प्रारंभ है, इसे 2016 में स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी के अंतर्गत शुरू किया गया था, ठीक है? संचालन देखें तो यह सर्वेक्षण प्रति वर्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है? शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत डेटा फील्ड आकलन थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा स्थापित किया जाता है। उद्देश्य समझें तो बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है? शहरों एवं कस्बों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है। घटक समझें तो स्वच्छ सर्वेक्षण, तो यूएलबीएस यानी कि शहरी स्थानीय निकाय जो हैं, अर्बन जो निकाय हैं, उनके द्वारा प्रदत्त किए गए डेटा, दस्तावेज, मूल्यांकन और फील्ड आकलन पर आधारित है। प्रमाणन देखें तो ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस दर्जे के आधार पर, जिनमें 80% से और 20% का वेटेज निर्धारित है, ठीक है? स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात करें 2024-25 में, तो विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां वार्षिक संस्करण है ये, और इस वर्ष की जो थीम थी वो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल यानी कि 3R है, ठीक है? पुरस्कारों से संबंधित मुख्य तथ्य समझ लेते हैं। तो जनसंख्या आधारित 5 स्तरीय वर्गीकरण, जिसमें मिलियन प्लस शहर यानी 10 लाख से अधिक आबादी, बड़े शहर 3 से 10 लाख, मध्यम शहर 50,000 से 3 लाख और छोटे शहर 20,000 से 50,000 और बहुत छोटे यानी कि 20,000 से कम वाले शामिल हैं। पुरस्कार देखें तो निम्नलिखित 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है? जिसमें सुपर स्वच्छ लीग सिटीज यानी कि नई श्रेणी, वे शहर जिन्होंने अपनी पिछली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पर असाधारण प्रदर्शन किया है, ठीक है? इसमें देखें तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ने प्रीमियम सुपर लीग में प्रवेश किया है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ने, ठीक है? 5 स्तरीय जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर देखें तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। लखनऊ को याद रखेंगे, यूपीपीसीएस के माध्यम से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है ये, ठीक है? शीर्ष स्वच्छ शहर के रूप में उभरे हैं। विशेष श्रेणियां देखें तो गंगानगर, कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा और महाकुंभ कुंभ जो है, ठीक है? ये विशेष श्रेणियों में रखे गए हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार के बारे में देखें तो राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के 34 शहरों को प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 34 शहरों को, 34 शहरों को, ठीक है? पुरस्कार समारोह में शुरू की गई नई पहल है स्वच्छ शहर भागीदार। तो जो स्वच्छ शहर भागीदारी है, उसमें 78 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर अपने-अपने राज्यों के कमजोर प्रदर्शन करने वाले एक-एक शहर को अपनाएँगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो स्वच्छ शहर भागीदार के बारे में आप देख सकते हैं।
त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम यह 1 वर्ष का विशेष कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य पुराने कचरे यानी कि लीगेसी वेस्ट को का उपचार करना और वैज्ञानिक तरीके से अवशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है? आगे अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वच्छ शहर जोड़ी। क्यों है सुर्खियों में? तो हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल शुरू की है ये। किसने? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। ठीक? स्वच्छ शहर जोड़ी के बारे में देखें, इस पहल के बारे में, तो यह एक संरचित मेंटरशिप और सहयोगात्मक कार्यवाही कार्यक्रम है। इसमें 72 मेंटर शहर और लगभग 200 मेंटी शहर जिसमें मदद मिलेगी शामिल होंगे। अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेंटर शहरों के सर्वोत्तम तरीकों को लागू करने में मेंटी शहरों की मदद की जाएगी। ठीक है? लक्ष्य देखें तो इसका लक्ष्य पूरे शहरी भारत में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव साझा करना, सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम तरीके को बदलना शामिल है। ठीक है? इसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लागू किया गया है। ठीक? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काशी घोषणा पत्र 2025। क्यों है सुर्खियों में? तो नशा मुक्ति भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में काशी घोषणा पत्र को अपनाया गया है। काशी घोषणा पत्र के बारे में देखें तो इसमें नशा मुक्ति आंदोलन के लिए 5 वर्ष का रोड मैप निर्धारित किया गया है। इसमें मादक पदार्थों के सेवन को केवल एक व्यक्ति समस्या के रूप में ही नहीं बल्कि एक बहुआयामी लोक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती के रूप में मानने पर राष्ट्रीय सहमति बनी है। ठीक है? अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण क्या है? तो यह बहु मंत्रालय समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव करता है। इस तंत्र में एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति का गठन, वार्षिक प्रगति की रिपोर्टिंग तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता सेवाओं से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच शामिल है। नशे से बचाव के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयासों का एकीकरण किया जाएगा। ठीक है? भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति के बारे में देखें, तो मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार है, शराब के उपयोग की व्यापकता वर्तमान में 10 से 75 वर्ष की आयु के बीच 14.6% लोग शराब का सेवन करते हैं। कैनबिस और ओपियोइड यानी जैसे हेरोइन भारत में अगले आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मादक पदार्थ हैं ये। अवैध मादक पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध पहल देखें तो जैसे वैश्विक पहल जिसमें नारकोटिक ड्रग्स पर कमीशन की स्थापना 1946 में हुई थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के प्रस्ताव पर के द्वारा की गई थी। ठीक है? और इसके बाद देखें तो यूएनओडीसी की स्थापना 1997 में की गई थी। यूएनओडीसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है? तो इसका जो उद्देश्य है वो मादक पदार्थों के नियंत्रण, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के परस्पर जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। ठीक है? मादक द्रव्यों और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध तस्करी के रूप में तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1988। उसके बाद मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक 1991 से 2000 के बीच चला था ये। ठीक है? अब भारत के बारे में समझें तो सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान 2020 शुरू किया गया है और मादक द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नेशनल नोडल एजेंसी है जिसे 1986 में इसके तहत स्थापित किया गया था। इसका कार्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से निपटना है। ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है ये। ठीक है? मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्यकृत योजना 2018 से 2025। ठीक है? आगे देखें नेक्स्ट टॉपिक तो वैश्विक तम्बाकू महामारी 2025। क्यों है सुर्खियों में? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक तम्बाकू महामारी 2025 10वीं रिपोर्ट जारी की है इसने। ठीक है? इसलिए चर्चा में है। संबंधित तथ्यों को देखें तो मालदीव तम्बाकू पर पीड़ितगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? मालदीव। ठीक है? पीढ़ीगत तम्बाकू प्रतिबंध
से आशय ऐसी नीति से है जिसमें किसी निर्धारित तिथि के बाद जन्मे लोगों को जीवन भर सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध कर दी जाती है। ठीक है? रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो डब्ल्यूएचओ एम्पावर उपाय, ठीक है? तो क्या है ये? 2007 से अब तक 155 देशों ने एम्पावर के घटकों में से कम एक नीतिगत उपाय को लागू किया है जिससे 6.1 बिलियन से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। ठीक है? अब इस पहल के 6 घटक हैं, कौन-कौन से? निगरानी, सुरक्षा, मदद प्रस्ताव, चेतावनी, लागू करना, ठीक है? और टैक्स दर बढ़ाना। उसके बाद देखें तो जनसंचार माध्यमों से संचालित अभियानों की प्रभावशीलता। देखें तो भारत ने सभी प्रकार के मीडिया में तम्बाकू विज्ञापन, प्रचार और स्पॉन्सरशिप पर रोक लगाने के लिए कठोर उपाय किए हैं। साथ ही भारत डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट पर तम्बाकू नियंत्रण नियम लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो आपको पता होगा जो विज्ञापन है, जैसे आपने देखा होगा कि जो तम्बाकू है, ठीक है? तो इन सब के विज्ञापन दिए जाते हैं वो बैन कर दिए गए हैं। अब आप कहोगे कि अ, जुबां केसरी और ये उसका रॉयल स्टैग वगैरह जैसे जो लीकर पदार्थ हैं, तो उनका तो विज्ञापन चलता है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि वो किसी केसरी की बात कर रहे होंगे, केसर की बात कर रहे होंगे, इलायची की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो किसी तम्बाकू की बात नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन ये बात और है कि हमारी समझ में सिर्फ़ वही आता है। तो इस बार ध्यान से देखिएगा। आगे देखें तो कराधान, तम्बाकू उत्पादों पर टैक्स, ठीक है? यानी पावर उपायों में सबसे कम अपनाया गया है, जो सबसे कम अपनाया गया घटक है। भारत में व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में सिगरेट खरीदने की लागत 2014 से घटती जा रही है, अर्थात सिगरेट खरीदना सस्ता होता गया है, ठीक है? तम्बाकू के बारे में देखें तो प्रजातियाँ, तम्बाकू की 60 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें एन टोबैको और एन रस्टिका यानी कि एज़ेक एज़टेक टोबैको, ठीक है? बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। कभी-कभी नाम इतने टफ हो जाते हैं ना, चलिए। यह नाइटशेड फैमिली से संबंधित है और दक्षिण अमेरिका की देशी प्रजाति है ये, ठीक? जलवायु रोपाई से कटाई तक 90 से 120 दिनों का पाला रहित मौसम आवश्यक होता है तम्बाकू के लिए। तापमान औसत दैनिक तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए और कटाई के समय शुष्क मौसम उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है? मृदा के बारे में देखें तो बलुई या बलुई दोमट मृदा अनुकूल मानी जाती है इसके लिए। हालाँकि तम्बाकू किस्म के अनुसार मृदा अलग-अलग हो सकती है, परंतु जलभराव इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तम्बाकू की खेती के लिए अच्छी तरह से हवादार, अच्छी जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है? वर्षा देखें तो न्यूनतम 500 मिलीमीटर वर्षा आवश्यक है। 1200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, ठीक? उत्पादन देखें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तम्बाकू उत्पादक चीन के बाद, याद रखेंगे भारत सेकंड नंबर पे और चीन फर्स्ट नंबर पे तम्बाकू उत्पादन में, तथा मात्रा के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा गैर निर्मित तम्बाकू निर्यातक ब्राज़ील के बाद है ये, ठीक है? इसमें भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसमें पहले नंबर पे ब्राज़ील है। आगे देखिए प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार, ठीक है? भारत में गुजरात सबसे बड़ा तम्बाकू उत्पादक राज्य है, जो 45% है और इसकी उत्पादकता भी सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है? तम्बाकू महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम क्या-क्या हैं वैश्विक स्तर पर एम्पावर के अलावा? तो डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, ठीक है? 2003 में अपनाया गया था और 180 से अधिक देशों ने इसकी अभी पुष्टि की है। भारत 2005 में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना, ठीक है? कब शामिल हुआ? 2005 में। 3 बाय 35 पहल डब्ल्यूएचओ के माध्यम से ही 2035 तक तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों में से किसी एक या सभी कीमतों को कम से कम 50% तक बढ़ाना शामिल है, ठीक है? भारत में कदम उठाने वाले देखें, क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम 2003 3 में देखें तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, नाबालिगों पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, ठीक है? राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में देखें तो जागरूकता पैदा करना, तम्बाकू उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति को कम करना, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 कानून लागू किया गया है इसके लिए, ठीक है?
तो आज यहीं पे क्लास अपनी ऑफ करेंगे, है ना? आशा करता हूँ आप सबको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और यकीन मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है? थोड़ा कोशिश करिएगा कि रिवीजन माध्यम मैं बार-बार इसीलिए कहता हूँ आपसे, रिवीजन आपके लिए मस्ट है। रिवीजन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आज याद रहेंगी, कल भूल जाएँगे, फिर उसके बाद कन्फ्यूजन ही होगा कि हाँ, पढ़ा तो है, याद तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ गलतियाँ बढ़ जाएँगी, फिर आप वही कहोगे कि कुछ हुआ नहीं, है ना? तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को बाय, है ना?